तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों मैथमेटिक्स का आज जो हम इस वन शॉट मैराथन क्लास में कंप्लीट करेंगे वो होने वाला है डिटर्मिनेंट्स। इसके पहले दोस्तों हमने मैट्रिसेस चैप्टर को कंप्लीट किया था। उस क्लास को करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट्स को कंप्लीट करने से पहले, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए चैप्टर है, तो एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स इनमें कवर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिटरमिनेंट्स चैप्टर में आपको कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स कवर करने हैं, तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शंस को देखेंगे, देन हम टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स को समझेंगे यहाँ पर, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को किस प्रकार से डिटरमिनेंट्स में फाइंड किया जाता है ये भी सीखेंगे, और डिटरमिनेंट्स के कौन कौन से एप्लीकेशंस है, और सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, इसको भी समझेंगे डिटरमिनेंट्स की सहायता से। और एडजॉइंट किस प्रकार से, किसी भी मैट्रिसेस के लिए हम एडजॉइंट किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, और उसका इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस को फाइंड करना भी सीखेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम लीनियर इक्वेशंस का यहाँ पर सॉल्यूशंस करना सीखेंगे डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस की सहायता से। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले डिटरमिनेंट की डेफिनेशन से। क्या होता है डिटरमिनेंट? तो दोस्तों डेफिनेशन इसकी ये है कि डिटरमिनेंट जो है वो एक प्रकार का स्केलर वैल्यू होती है, यानी कि कोई सिंगल नंबर होता है जो एसोसिएटेड होता है हर एक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, हमने पढ़ा था भाई कि जिसमें रो एंड कॉलम जो होते हैं, नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, वही स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके साथ में एक नंबर या स्केलर वैल्यू एसोसिएटेड होती है, स्केलर वैल्यू एसोसिएटेड होती है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट। तो उस डिटरमिनेंट वैल्यू को फाइंड किया जाता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, और जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे आपने मॉडुलस का सिंबल जो पढ़ा था जैसे ये, तो यहां पर हम इसे मॉडुलस नहीं बोलते, यहां इसे क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास में और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इसको तीन तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे भाई, एक तो देख लिया कि भाई दो वर्टिकल्स जो ये बार्स है, ठीक है, इसमें आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो मान लो कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास में, तो उसको डिटरमिनेंट DET, ये इस प्रकार से भी आप डिटरमिनेंट ए पढ़ेंगे इसको। और अगर ऐसा नहीं करना है तो इस प्रकार से भी डेल के सिंबल से भी इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है डिटरमिनेंट को। क्लियर है। अब ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसका भाई यूज कहाँ होता है, क्यों हम इसका यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं, तो भैया इसका यूजफुल ये क्या करता है कि मैट्रिक्स जो होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता, प्रोवाइड करता है हमें कि ये कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसके यूनिक सॉल्यूशंस निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं। किसी भी यहाँ पर पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई पॉइंट्स दिए हुए आपको, उनको कोलिनियर है या नहीं है फाइंड करना है, तो वो यहाँ पर डिटरमिनेंट यहाँ पर आपको लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल्स यानी इसके टाइप्स को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो भाई इस जो डिटरमिनेंट होते हैं इनके तीन प्रकार के मेन टाइप है यहाँ पर, कि भाई 1 क्रॉस 1 का, ठीक है, डिटरमिनेंट, या हो सकता है 2 क्रॉस 2 का आपको डिटरमिनेंट मिल जाए, 3 क्रॉस 3 का भी डिटरमिनेंट मिल सकता है। इस प्रकार के एक्सेट्रा में आपको डिटरमिनेंट मिलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर बराबर होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर मान लो कोई आपको एग्जांपल दे दे कि भाई 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का आपको कोई मैट्रिक्स दिया है ए मान लो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। जैसे मान लो मैट्रिक्स क्या दिया है आपको, मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर 6, ठीक है, ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें एक ही रो एक ही कॉलम है। तो ऐसे में दोस्त इसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो जो सिंगल एलिमेंट्स आपको दिख रहा है ना रो और कॉलम में यहाँ पर, वही इसका डिटरमिनेंट होता है किसी भी 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स के लिए। क्लियर। दूसरा जो टाइप देखते हैं दोस्तों, इसमें 2 क्रॉस 2, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास में, ठीक है, तो ये जैसे कैसे दिया, जैसे इसके एलिमेंट मान लो ABCD है, ठीक है, इस 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आप यहां पर सबसे पहले तो इस प्रकार से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए का डी के साथ में, ठीक है, AD, माइनस का लगाएंगे यहां पर सिंबल, फिर यहां पर आप करेंगे माइनस का BC, ठीक है, इस प्रकार से B और C का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो ये AD माइनस BC इस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये होता है यहाँ पर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं हम इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए, 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड करने के लिए आ जाए तो कैसे निकालोगे आप,
तो दोस्तों इसके लिए आप जैसे हमने देखा कि भाई 1 का 4 के साथ इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, 1 का 4 के साथ करेंगे तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का सिंबल लगेगा। फिर 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 करते ही ये हो जाएगा 6, ठीक है, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिल गया यहाँ पे, माइनस का 2। क्लियर है, ये इस प्रकार से ये 2x2 मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, ये हमने इस पे बात करी ली कि भाई ये 2x2 का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आप ए का डी के साथ में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे और बी के साथ में सी का मल्टीप्लीकेशन करके ये घट जाएगा इसमें से। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्या कुछ रिमार्क, जैसे हमने इस पे बात तो पहले ही कर ली कि ये जो होता है 2 वर्टिकल बार्स में जो ए है, तो ये कोई मैट्रिक्स ए के लिए इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, ठीक है, इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं बोलते, ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसे हमने पहली बात कर ली थी। और जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है वो ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर 1 के लिए हमने बात कर ली कि जो सिंगल एलिमेंट्स होगा उसकी रो और कॉलम में, क्योंकि रो और कॉलम तो सिर्फ एक ही है, तो ऐसे में जैसे यहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स है उसमें आप देख सकते हैं कोई ए एलिमेंट्स है स्मॉल ए, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 है, तो यहाँ पर जो इसका डिटर्मिनेंट होगा ना, ये सिंगल एलिमेंट जो दिया हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये हमने पहली बात कर ली। 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी हमने देख लिया कि इसको किस प्रकार से आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स ए दिया है, यहाँ पर आप सबसे पहले इस a11 का a22 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर माइनस का सिंबल लगा के a21 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे a12 के साथ में, और ये इस प्रकार से इसका डिटरमिनेंट ए फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, इसको हमने एग्जांपल से भी समझ लिया ऑलरेडी। हम बात करने वाले थे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जैसे कि 3x3 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स नियम्स यहाँ पर इसके याद रखने होंगे कि किस प्रकार से इसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका जो एक्सपेंड करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का, तो वो आप किसी भी रो 1 मान लो, रो 2, रो जैसे रो 1 ये है हमारे पास में, रो 2 ये रही, रो 3, और जो कॉलम होते हैं हमने ये सब देखा था यहाँ पर मैट्रिसेस चैप्टर में कि भैया ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो जो आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, आपका जो भी इजी कैलकुलेशन जिससे भी हो सकता है, तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसका एक्सपेंशन में एक चीज याद रखनी है कि जैसे हमारा ये a11 है, तो इसमें यहाँ पे i = 1 है, j = 1 है, और i + j जो आप निकालोगे वो क्या निकलेगा, 1 + 1 से 2 निकल जाएगा, यानी कि -1 टू द पावर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना प्लस का 1 देगा। जो a12 जो है हमारे पास में, ये तो a11 था, a12 है, तो यहाँ पर जो आपको -1 टू जो पावर i + j होता है, तो ये i + j क्या मिलेगा, 1 + 2, यानी कि -1 टू जो पावर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, -1 टू जो पावर 3 यानी कि -1 मिलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए -1 लेना पड़ेगा जब एक्सपेंड करेंगे। और जो a13 है, 1 और 1 + 3 यानी कि 4, -1 टू जो पावर 4 आपको +1 देगा, तो यहाँ पर +1 लेना पड़ेगा। ऐसे ही a21 के लिए क्या लेंगे आप, 2 + 1 3 यानी कि -1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, +2 + 2 4 है, यानी कि इवन है तो +1 आएगा। a23 के लिए क्या आएगा, 2 + 3 5, 5 क्या है, ऑड है, क्या आएगा, -1 आएगा। ऐसे ही +1 -1 प्लस, ठीक है, माइनस, तो ये यहाँ पर इसके फैक्टर चलते हैं साथ में। तो अब देखो एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास में एक कोई जो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसका एक्सपेंशन हम जैसे मान लो कोई भी रो किसी भी कॉलम के साथ में कर सकते हैं। तो रो 1 के अलॉन्ग यहाँ पर एक्सपेंशन करने वाले हैं इसके अलॉन्ग, ठीक है। तो वो कैसे होता है, जैसे आप रो 1 के लिए कर रहे हैं ना, जैसे पहले 1 के लिए निकालने जाओगे तो ये क्या इसका डिटरमिनेंट निकलने वाला है यहाँ पर। तो हमको ये जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं वो वाली उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे पास में 1 -3 4 9 बचा है, उसके लिए हम यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे 1 4 -3 -9 बच जाएगा, ठीक है। जैसे ही अब इस -1 पे पहुंचेंगे, इस पे पहुंचेंगे इसके लिए, तो यहाँ पर पहले तो माइनस लेना पड़ेगा, -1। फिर अब यहाँ पर इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ोगे तो क्या बच जाएंगे आपके पास में, 2 -3 5 -9, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही फिर अब इस -2 पे पहुंचेंगे तो इसके लिए तो प्लस लिया जाता है और -2 भी आ जाएगा साथ में। तो यहाँ पर इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ो, क्या बचा, 2 और 1 5 4, ठीक है, 2 1 5 4।
तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखो अब कैसे करने वाले हैं हम, ठीक है। अभी तो आपको दिखा है कि इस प्रकार से करना है, अब करना कैसे देखो। तो इसको करने के लिए देखो, अब जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इसका। रो 1 के अलॉन्ग सबसे पहले तो हम इसका एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग रो 1, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, ये वाला लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रो और कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचेगा 1 4 -3 -9, ठीक है। फिर माइनस का 1 ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और इसकी रो और कॉलम को छोड़ो, क्या बचेगा 2 5 -3 -9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इस -2 पे पहुंचे तो यहाँ पर प्लस लेते हैं और ये वाला -2 है तो इसको ले लिया। इसकी रो को छोड़ा, कॉलम को छोड़ा, बचा क्या 2 1 5 4, ठीक है, 2 1 5 4। अब देखो इसका डिटरमिनेंट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स नजर आ रहा होगा अब तो, ठीक है, डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 का। तो अब देखो यहाँ पर अब क्या होता है, हमने देखा था भाई 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालते थे हम। यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता था, 1 का -9 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर 4 × -3 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर जो होने वाला है 1 × -9 कितना -9 दे देगा, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, 4 × -3 कितना 4 3 12 और माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इस -1 पे पहुंचे हम, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × -9 9 दूनी 18, ठीक है। माइनस लेना पड़ेगा और एक माइनस ये वाला है तो प्लस आने वाला है अब यहाँ पे, ठीक है। 5 3 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस का 2 बाहर है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 दूनी 8, माइनस का सिंबल 5 × 1 माइनस का 5, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बस कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है यहाँ पर, -9 + 12 प्लस का 3, ठीक, माइनस ये कितना -18 + 15 कितना दे देगा भाई माइनस का 3 और माइनस बाहर भी है प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा -2 और 8 - 5 + 3 माइनस का 6 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 + 3 6 और माइनस का 6 कितना दे देगा 0 दे देगा, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला यहाँ पर 0 मिल गया हमें आंसर, क्लियर है। इस प्रकार से इस 3 × 3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो दोस्तों अब हम पहुंचते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पर, क्या होती है इसमें, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, अब पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है देखो, प्रॉपर्टी 1 बोल रही है कि भैया वैल्यू ऑफ द जो डिटरमिनेंट जो होती है वो रिमेन्स अनचेंज्ड होती है इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। अगर रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, ठीक है। रो को हमने कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में बदल दिया, ठीक है। तो ऐसे में इसके जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड होती है यानी कि चेंज नहीं होती है। रिमार्क क्या है, इफ फॉलोज फ्रॉम द अबोव प्रॉपर्टी, इफ ए कोई हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट ए है तो उसका जो यहां पर हम ट्रांसपोज का यहां पर डिटरमिनेंट निकालेंगे, ट्रांसपोज भी तो वही होता है, रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदलना, तो उन दोनों का जो डिटरमिनेंट निकलेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल आएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का जो निकलेगा यहां पर इक्वल निकलेगा। देखो भाई कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये कोई डिटरमिनेंट दिया है हमें, ठीक है, सबसे पहले इसके लिए डिटरमिनेंट निकालो, फिर इसका हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज का फिर डिटरमिनेंट निकाल के देखेंगे। देखो सबसे पहले तो आप इसका यहाँ पर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, तो इसको एक्सपेंड कर दो भाई। क्या करो, देखो यहाँ पे अगर इस कॉलम 2 के अलोंग हम इसका एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 2, तो हमें यहाँ पे बीच में 0 मिल रहा है, ठीक है। जहां पे मैक्सिमम 0 हमें मिलते हैं ना जिस भी कॉलम रो में, उसके अलोंग हम एक्सपेंड करोगे तो जो उसकी कैलकुलेशन होंगी वो इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम, देखो पहले के लिए हम प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये किस प्रकार से प्लस माइनस लेते हैं ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है भाई। इसका जो ये क्या होता है, ये A12 है और A12 के लिए हम -1 to the power I + j कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 to the power 3, यानी कि -1 मिलेगा, इसलिए माइनस लेना पड़ता है। अरे लेकिन यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, माइनस तो लेंगे लेकिन -3 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचा हमारे पास में 6 1 4 -7, क्लियर है। हमने इसके लिए माइनस लिया तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको लेके कोई मतलब ही नहीं है भाई, 0 है तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहुंचते सीधे 5 पर, ठीक है, इसको +0 लिख दो,
फिर आते हैं माइनस पर, माइनस का 5 लेना पड़ेगा, और इसकी रो और कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचा, 2 6 5 4। अब इसको यहाँ पर ये 2x2 का डिटरमिनेंट दिख रहा है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने सीखा यार आसानी से इसका किस प्रकार से डिटरमिनेंट निकालते हैं। माइनस और माइनस का 3 इंटू में है तो ये प्लस का 3 बन गया, ये कितना बनेगा 6 7 42 माइनस का, और माइनस का 4, ये प्लस का 0 तो इसको छोड़ दो, माइनस का 5, और 4 दूनी 8 और 6 पंचे 30। ठीक है, कैलकुलेट कर लो भाई इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है। तो इसका डिटरमिनेंट हमको देखने को मिला कितना, यहाँ पर माइनस का 46 माइनस और ये माइनस का 22। आगे कितना बन जाएगा, ये आगे देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस का 46 कितना, 6 3 18, 1 बचा है अभी, 4 3 12 और 1 13, माइनस का कितना 138, और ये देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 22 पंजे 110। ठीक है, कितना आ रहा भाई, माइनस का कितना आ जाएगा 28 हमारा यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज का जो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी। पहले तो इसका क्या करो, ट्रांसपोज निकालो, जो डेल था हमारे पास में डिटरमिनेंट था उसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा। देखो रो जो हमारे पास में रो 1 है ना, इस रो 1 को कॉलम 1 में बदल देना है। ठीक है, कॉलम जो हमारे रो 2 है उसको कॉलम 2 में, रो 3 को कॉलम 3 में। ठीक है, इस प्रकार से रो को कॉलम में चेंज करेंगे हम। 2 - 3 5 है रो 1। ठीक है, 2 - 3 5, 2 - 3 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पर हमारे पास में अगली रो क्या है, 6 0 4। ठीक है, इसको कॉलम 2 बना दो, 6 0 4। फिर हमारे पास में रो 3 क्या दिए भाई, 1 5 - 7। ठीक है, 1 5 - 7, इसको कॉलम 3 बना दो, 1 5 - 7। तो ये हमने रो को कॉलम में बदल दिया, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसका एक्सपेंशन कर दो, यहाँ पर भी हम कॉलम सेकेंड के अलॉन्ग अगर एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा भाई कॉलम। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग कॉलम 2 कर दो भाई। एक्सपेंशन कैसे होता है देखो, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, डेल ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके अलॉन्ग निकालते हैं 6, तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, और कितना हो जाएगा ये हमारा, इसकी रो और कॉलम को छोड़ने पे क्या बच रहा है, 7 3 21 और माइनस का 5 25। ठीक है, यहाँ पर ये जीरो वाला तो छोड़ दो, जीरो को कोई लेके मतलब नहीं है। फिर माइनस का 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस को जीरो लिया था, माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस का 4 लेते हैं, इसकी रो कॉलम को छोड़ो आप। ठीक है, जब ये वाला अपन माइनस का इसको इस 4 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचा हमारे पास में, 2 और 5। 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और माइनस का 3, और माइनस लेना पड़ता है तो ये -3 और माइनस मिलके +3 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और +3। ठीक है, कितना बन जाएगा ये, 5 दूनी 10 माइनस का +3। ठीक है भाई, अगला क्या बचेगा यहाँ पर, अब कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा देखो, माइनस का 6 21 - 25 माइनस का 4 -4 और ये 10 + 3 13। ठीक है, ये कितना हो रहा देखो आप, तो यहाँ पर -6 - 4 प्लस का 6 24 हो गया। ठीक है, और 13 चौके 52 माइनस का 52 कितना, माइनस का 28। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो माइनस का 28 पहले आया था हमारे पास में डिटरमिनेंट, और डेल डिटरमिनेंट ट्रांसपोज का निकाला तो वो भी माइनस का 28 आया, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलने पर क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मामला क्लियर है, दोनों में डिटरमिनेंट वैल्यू हमें 28 माइनस का 28 देखने को मिली, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ पर आगे चले, दूसरी प्रॉपर्टी देखो दोस्तों क्या बोल रही है दूसरी प्रॉपर्टी, कि इफ एनी 2 रोज है हमारे पास में, या फिर कोई कॉलम्स भी है, 2 कॉलम है 2 रोज है, तो अगर उनको डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। ठीक है, अगर हम किसी भी रो और कॉलम को यहाँ पर चेंज करेंगे तो उनका डिटर्मिनेंट यहाँ पर चेंज जो है, यहाँ पर उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास में पहले डिटर्मिनेंट पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, क्या बोल दिया इसने कि वी कैन डिनोट द इंटरचेंज ऑफ रोज। ठीक है, RI और RJ, मान लो कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम चेंज करने जा रहे हैं तो उनका जो डिटरमिनेंट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। भाई एग्जाम्पल से समझेंगे तब समझ में आएगा कैसे यहाँ पर साइन चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है हमारे पास में एक, इसकी सबसे पहले तो डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करो भाई। ये 3x3 का यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स नजर आ रहा होगा, तो इसका क्या यहाँ पर जो हमारा निकलने वाली है, देखो ये पहली चीज तो वही एग्जांपल है जो हमने अभी सॉल्व किया था, और इसका ऑलरेडी हमने डिटरमिनेंट वैल्यू -28 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देखो 2 - 3 5 6 0 4, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट तो कर लिया इसको। ये देखो यही तो एग्जांपल है ये।
2 -3 5 वाला। और इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करी अभी तो करी, कितनी करी थी भाई, -28 आ रही थी ना। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके डायरेक्ट लिख लो आप कि जो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आती है वो कितनी आ रही है, -28 आ रही है। लेकिन भाई प्रॉपर्टी 2 ये बोल रही थी कि अगर किसी भी दो रोज या 2 कॉलम्स को हम इंटरचेंज करेंगे तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज हो जाएंगी। यानी कि -28 आ रही है तो क्या +28 आती है, ये प्रॉपर्टी बोल रही है। तो प्रूव करके देखते हैं क्या +28 इसकी 2 रोज या कॉलम्स को चेंज करने पर आती है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करते हैं कि भाई कोई भी 2 रोज को चेंज कर लो या फिर कॉलम को बदल लो। तो हम क्या कर देते हैं कि जैसे हमारे पास में ये C1 है और ये C2 है, ये C3 है, तो C1 को C2 के साथ में इंटरचेंज करके देखते हैं भाई, C1 को C2 के साथ में। ठीक है, पहला कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ में इंटरचेंज करते हैं तो क्या यहाँ पर बदलाव देखने को मिलते हैं। फिर इसके डिटरमिनेंट वैल्यू में देखो C1 यहाँ पर C2 बन जाएगा। ठीक है, -3 0 5 और ये हो जाएंगे 2 6 1 और ये C3 तो जैसा का वैसे ही है 5 4 -7। क्लियर है। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है। तो इसका क्या करते हैं हम, एक्सपेंड अलोंग विथ, देखो 0 यहां पर नजर आ रहा है अपने को कॉलम 1 में, तो हम क्या करते हैं अलोंग विथ कॉलम 1, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग हम यहां पर इसका क्या करेंगे, इसका कर देते हैं एक्सपेंड। तो भैया क्या हो जाएगा, देखो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ये हमारे पास में -3, इसकी रो और कॉलम को छोड़ो, ये रो कॉलम को छोड़ने के क्या मिला अपने 6 इंटू -7 -42 6 7 42 और -4 यानी कि -46 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा -46। ठीक है, फिर यहाँ पर ये प्लस लिया था, ये माइनस लेना पड़ेगा, -0 इसको छोड़ो, फिर प्लस का ये 0 का यहाँ पर एक निकालेंगे भी तो वो तो 0 हो जाना है, इसलिए हमने कैलकुलेट नहीं कर रहे उसको, प्लस का 5। अब इसके लिए यहाँ पर देखो इसकी रो और कॉलम को छोड़ो आप, 5 वाली को रो कॉलम को छोड़ा, बचा क्या है हमारे पास में 2 5 6 4। तो इसका यहाँ पर कैसे निकालते हैं हम, 2 का 4 के साथ में मल्टीप्लीकेशन, 4 दूनी 8 -6 पंचे 30। ठीक है, 4 दूनी 8 -6 पंचे 30 यानी कि भैया -22 हो गया है भाई, कितना आ रहा -22। ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसको, कितना आ रहा -3 -46। तो एक काम करो इसका मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ पे देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा प्लस, और 6 3 18 और 4 3 12 और 1 13 138, -0 छोड़ो, +5 22 पंजे 110 यानी कि माइनस का 110, एक प्लस का 138 माइनस का 110 कितना बचेगा, प्लस का 28। भैया पहले तो हमारा माइनस का 28 डिटरमिनेंट वैल्यू निकली थी। ठीक है, ये देख सकते हैं माइनस का 28 निकली थी ना यहाँ पर तो, लेकिन जब इसने हमें 2 रोज को यहाँ पर या 2 कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दिया है, अभी हमने क्या किया था 2 कॉलम्स को यहाँ पे इंटरचेंज किया था C1 से C2 को, तो ऐसे में जब एक्सपेंशन किया तो भैया ये तो प्लस का 28 आई। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर साइन चेंज हो जा रहा है ना, जो हमारा पहले जो हमारे डिटरमिनेंट वैल्यू निकलती थी अगर वो पॉजिटिव थी तो वो नेगेटिव हो जाएंगी, अगर ये नेगेटिव डिटरमिनेंट वैल्यू थी पहले हमारी चेंज करने से पहले तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी 2 का मतलब यह है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी 3 पर आते हैं, क्या कहती है प्रॉपर्टी 3। ठीक है, तो दोस्तों प्रॉपर्टी 3 क्या बोल रहे, देखो एनी 2 रोज या 2 कॉलम्स की एक बात कर रहा है कि अगर डिटरमिनेंट जो है इसमें कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम जो है वो आइडेंटिकल अगर है, यानी कि उसके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो अगर सेम हो जाए 2 रोज या 2 कॉलम्स के, ठीक है, तो ऐसे में उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकलेंगी वो 0 निकलेंगी, ये बोल रहा है। यानी कि देखो हमारे पास में ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं 3 2 3, यानी कि ये अगर रो 1 देखे इसकी 3 2 3 और रो 3 देखो आप 3 2 3, यानी कि ये तो आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है यार। R1 और R3 जो है, R1 और R3 रोज सेम है, तो ये बोल रहा है कि जो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू डेल निकलेगा, यानी डिटरमिनेंट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। भाई कैलकुलेट करके देखो तब समझ में आएगा निकलेगा कि निकलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं अब यहाँ पर इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग विथ किसी भी, जैसे मान लो R1 के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो कैसे होगा देखो, अलोंग विथ R1 यानी कि रो 1 के अलोंग हम यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करते हैं, कैसे होगा देखो। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर डेल इज इक्वल टू प्लस का 3 लेंगे, प्लस के 3 के लिए अब देखो ये जो हमारा 3 है इसकी रो और कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, तो बचा क्या 2 3 2 3, तो यहाँ पर इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है 2 इंटू 3 यानी कि 6 माइनस का
2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 ये तो जीरो हो रहा भाई, यहाँ तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला हमारा वैसे भी जीरो मिल रहा है, 6 माइनस 6 जीरो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस -2 को लिया हमने, अब इस -2 के लिए मतलब 2 के लिए क्या हो जाएगा, देखो इसकी रो और कॉलम को छोड़ने पर क्या बचा, 2 3 2 3, यानी कि देखो 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पर 6 माइनस 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 9। फिर ये वाला हम +3 लेंगे, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखो इस 3 के लिए इसकी रो और कॉलम को छोड़ा, बचा क्या है 2 2 3 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना, 4 माइनस का 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 माइनस 6, देखो 3 इंटू 0 था, ये तो 0 होने वाला है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 2 है, 6 माइनस 9 कितना, माइनस का 3 प्लस का 3, 4 माइनस 2 कितना, माइनस का 2, कितना देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये माइनस का 2 है ना। अब देखो -2 -3 ये तो प्लस का 6 देगा, 2 इंटू 3 प्लस का 6। ठीक है, यहाँ पर +3 इंटू में -2 है, तो ये माइनस का 6 प्लस 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जब भी हमें कोई भी दो रो, कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है, अगर उसके एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो जाए, तो ऐसे में जो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, 0। हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, क्लियर है प्रॉपर्टी 3 कि अगर दो रोज दो कॉलम्स अगर वो आइडेंटिकल है, उसके एलिमेंट्स जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम है, तो ऐसे में जो डिटरमिनेंट वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएंगी। मामला क्लियर है, एग्जांपल से प्रूफ हो गया। यहाँ पर R1 और R3 जो थी सेम थी, आइडेंटिकल थी, तो हमारे को यहाँ पर क्या मिला, डिटरमिनेंट 0 मिला। मामला क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, देखो इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम या रो के लिए अब देखो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट के अगर हम एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाइड करेंगे किसी भी कांस्टेंट k से, तो जो उसका यहाँ पर वैल्यू निकलेंगी, यानी कि जो डिटरमिनेंट निकलेगा ना, वो भी यहाँ पर k से मल्टीप्लाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट्स का मान लो किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस k का हम किसी भी ri यानी कि किसी भी रो से, इस कांस्टेंट k का किसी भी कॉलम से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो इसका डिटरमिनेंट डेल निकलेगा वो भी k से मल्टीप्लाइड होना चाहिए। ठीक है, k उसका फैक्टर होगा। ठीक है, देखो अब किस प्रकार से यहाँ पर k मल्टीप्लाइड होगा, तो इसके एग्जांपल से समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक डिटरमिनेंट ये दिया है, अब इसमें जो इसकी रो 1 है ना, इसको k से हमने, k एक स्केलर है, k कांस्टेंट है, उससे हमने इसके हर एक एलिमेंट्स R1 की हर एक एलिमेंट्स का यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर दिया। तो ये बोल रहा है कि जो इसका डिटरमिनेंट निकलेगा वो यहाँ पर k मल्टीप्लाइड बाय होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा इसका डिटरमिनेंट है, तो ये k का इसके मल्टीप्लाइड इसके बराबर होना चाहिए। कैसे, यानी कि भाई किसी भी रो के मेरे को अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स है तो उसको हम उस डिटरमिनेंट के बाहर कर सकते हैं, बाहर कॉमन ले सकते हैं। ये भी इसका उल्टा भी यहाँ पर आपको याद रखना है। तो देखो कुछ रिमार्क्स क्या बोल रहे हैं, बाय द प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर को हम यहां पर बाहर ले सकते हैं एनी रो या एनी कॉलम से ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट से। ठीक है, इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द एनी टू रोज या किसी भी टू कॉलम्स के अगर मान लो हमें यहाँ पर प्रपोर्शन में देखने को मिले, यानी कि सेम रेशियो में देखने को मिले, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। भाई ऐसा कैसे बोल रहा है, जैसे देखो पहली जो रो 1 है हमारे पास में A1 A2 A3 है, रो 3 देखो आप k A1 k A2 k A3 है, तो यहां से तो k को हम बाहर कर सकते हैं, फिर ये यहां पे अंदर क्या रह जाएगा A1 A2 A3, तो भैया R1 और R3 तो ऐसे में बराबर हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। और जैसे ही दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए हमारे पास में, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू तो 0 होती है। हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखी ये चीज। मामला क्लियर है प्रॉपर्टी 4 का भी। आगे देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, इफ सम या ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो या कॉलम में आर एक्सप्रेस सम ऑफ 2 या मोर टर्म्स में, इसको ठीक है 2 या 2 से अधिक टर्म्स में हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। भाई देखो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ये कोई हमारे पास में क्या दिया है, डिटरमिनेंट दिया है, तो आप इसमें देख सकते हैं इसकी रो 1 में कि A1 प्लस अल्फा 1 A2 प्लस अल्फा 2 A3 प्लस अल्फा 3 है, और फिर रो 2 में भैया B1 B2 B3 दिया है, और रो 3 में C1 C2 C3 दिया है। तो इसको यहां पर ये जैसे सम में दिया है आपको रो 1 में, तो इसको आप 2 टर्म्स में यहां पर डिटरमिनेंट को भी 2 टर्म्स में यहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, B1 ये जो हमारी यहां पर जो R2 यानी कि रो 2 और रो 3 है, ये तो कॉमन रहेंगी दोनों टर्म्स में। ठीक है, क्लियर है। हमने यहां पर इस A1
कोई एक टर्म बना दी और जो अल्फा 1 वाली है उसके लिए एक अलग डिटरमिनेंट बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग डिटरमिनेंट में यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा सकता है इसके सम को, ये बोल रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कोई दिक्कत परेशानी नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो अब क्या बोल रही है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम में अगर उसके डिटरमिनेंट यहाँ पर अगर ये इक्वी मल्टीपल्स है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो के या कॉलम के आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ द जो डिटरमिनेंट होंगी रिमेन सेम होंगी। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन लगा दिया हमने, कोई आर आई टेंस टू आर आई प्लस में के आर जे, सी आई टेंस टू सी आई प्लस के सी जे। तो यहां पर ये बोल रहा है कि ये जैसे ऑपरेशन लगा दिया तो इस ऑपरेशन से वहां पर उसके डिटरमिनेंट वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी यहां पर हमें जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो रिमेन सेम मिलता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 बोल रही है। ये आपको यहां पर एग्जाम्पल से इसके ज्यादा समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा भाई, ठीक है। कि जैसे कि ये जो दो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अगर हम इस पे लगाएंगे इस डिटरमिनेंट पर, तो उसके डिटरमिनेंट में कोई भी यहां पर चेंज देखने को नहीं मिलता है। ये कैसे होता है देखो, आप इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास में क्या दिया है, सबसे पहले तो रिमार्क्स देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से समझेंगे। रिमार्क्स क्या बोल रहा था कि भाई जैसे ये डिटरमिनेंट 1 है मेरे पास में, तो इसमें हमने अगर अप्लाई कर दिए दो ऑपरेशन, कोई भी दो में से एक ऑपरेशन को, ठीक है, या तो रो ऑपरेशन या तो कॉलम ऑपरेशन, तो उसका जो यहाँ पर जैसे के का हमने मल्टीप्लीकेशन किया था ना उसके रो 1 में, ठीक है, रो आई या फिर कॉलम जे में, तो ऐसे में उसका डिटरमिनेंट भी के गुना हो जाएगा, ठीक है। और इफ मोर देन वन ऑपरेशन, लाइक मान लो भाई कोई आर आई टेंस टू आर आई प्लस के आर जे, तो अगर हमने ये स्टेप करी है आर आई के लिए, तो भैया दूसरी जो अगर मान लो वन टाइम पे ये बोल रहा है कि भैया एक ही रो को अफेक्ट करना चाहिए, मान लो कोई आर आई रो को हम अफेक्ट कर रहे हैं, तो भाई जो है ना एक स्टेप में हम एक ही रो को या फिर एक ही कॉलम को यहाँ पे अफेक्ट करना चाहिए, एक साथ में एक ही रो पर डबल ऑपरेशन हमें नहीं लगाना है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल से इसको, इस जो भी हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 देखी ना, एग्जाम्पल इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर ये किस प्रकार से यूज होती है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर क्या बोल रहा है, देखो प्रूव दैट, अब ये कोई डिटरमिनेंट दिया है, ये इक्वल है ए क्यूब के, ठीक है, इसको प्रूव करना है कि ए क्यूब के बराबर है इसका LHS बराबर RHS प्रूव करना है। तो ये कैसे होगा, देखो हम इसका LHS ले लेते हैं जो डिटरमिनेंट दिया है हमें, ठीक है। तो क्या डिटरमिनेंट दिया है, मान लो कोई डिटरमिनेंट दिया है हमें, तो इसको हम ले लेते हैं ए दिया है, फिर 2a दिया है, फिर 3a दिया है, a प्लस बी 3a प्लस 2b और 6a प्लस 3b, फिर इधर दिया है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी, 4a प्लस 3b प्लस 2c और फिर क्या दिया है 10a प्लस 6b प्लस 3c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो इसका जो कॉलम 1 है, इसमें a 2a 3a नजर आ रहा होगा आपको, तो इसका जो एक्सपेंशन तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर कैलकुलेशन तो काफी लेंदी हो जाएंगी इसकी। तो इसकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 बोला है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर इस प्रॉपर्टी नंबर 6 में बोला है कि भाई रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाओ इसमें और इजी कैलकुलेशन बनाओ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन की इजी बनाने के लिए इस 2a को हटाने के लिए आप कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं। 2a को हटाने के लिए आप जैसे 2a कौन सी इसमें है, रो 2 में है, ठीक है, तो रो 2 टेंस टू, ठीक है, R2 माइनस कितना हो जाएगा, अगर हम इस R1 रो को इसमें से घटाए 2a माइनस a करे, तो यहां पर इसको 2a घटाना पड़ेगा, तब तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि मुझे सबसे पहले तो 2 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा R1 में और फिर इसको घटाना पड़ेगा R2 से, ठीक है, एक ऑपरेशन तो ये लगा दो। और इस 3a को हटाने के लिए 3 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करना पड़ेगा R1 में और फिर हम इसमें से R3 में से घटा देंगे, ठीक है। दूसरा एक हमारा यहाँ पर इस R3 के लिए मान लो कोई एक ऑपरेशन लगा रहा है, हम R3 क्या ऑपरेशन है हमारे पास में, R3 टेंस टू R3 माइनस 3 का गुना करेंगे इस रो 1, ठीक है, रो 1 में, और इसमें से R3 में से घटा दे रहे हैं हम, ठीक है, 3 इंटू R1। तो अब देखो ये दो ऑपरेशन अगर हम इसमें लगाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा अब हमें। तो दोस्तों अब जो हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट देखने को मिलेगा ना, क्या देखने को मिल जाएगा, देखो अब सबसे पहले
तो यहाँ पर जो डेल मिलेगा अपने को, यानी कि डिटरमिनेंट जो मिलेगा, देखो पहली रो में तो हम कुछ नहीं कर रहे तो उसको तो जैसा का वैसा लिख दो भाई, ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी, इसको तो लिख दिया हमने एज इट इज। लेकिन रो 2 में क्या कर रहा है, रो 2 माइनस 2r1 कर रहा है, यानी कि 2 का हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं r1 में और 2a में से घटा रहा है, तो 2a माइनस 2r1 यानी कि 2a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये वैल्यू। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, 3a प्लस 2b है, 2 का मल्टीप्लीकेशन r1 में किया तो 2a प्लस 2b हो जाएगा ये, तो ठीक है। 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा, केवल एक a बचेगा, और 2b, और यहाँ पे तो 2 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, तो 2b माइनस 2b 0 हो जाएगा, यानी कि केवल यहाँ पे a रह गया है अब, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 का गुना यहाँ पे कर रहा है, इसमें 2 का गुना कर रहे हैं ना हम इसमें से, और फिर r2 में से घटा दे रहा है इसको, तो 4a माइनस 2a कितना देखने को मिलेगा, 4a माइनस 2a कितना देखने को मिलेगा, 4a माइनस 2a हो जाएगा 2a, क्लियर। यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन है इसमें, तो 3b माइनस 2b कितना हो जाएगा, केवल एक b रह जाएगा, और 2c माइनस का 2c कितना हो जाएगा, 2c माइनस 2c तो 0 होगा, ठीक है। ऐसे देखो r3 यानी कि रो 3 में हमने ऑपरेशन लगाया कि r3 माइनस 3r1, r1 में 3 से गुना करो और r3 से घटा दो, तो फिर क्या देखने को मिलेगा, 3 का गुना हो रहा है ना इसमें, ठीक है। यहां पर याद रखना कि 3 का गुना है भाई, इसमें 3 का गुना है, 3 का गुना है। अब घटाओ, अब घटाओ, अब घटाओ, इसमें से 3a माइनस 3a 0, यहाँ पे 3 का गुना है इसमें, तो 6a माइनस 3a केवल 3a बचेगा, और 3b माइनस का 3b 0 हो गया। यहाँ पर कितना दिया था, ये 10a दिया है ना, 10a माइनस का कितना 3a, मतलब 7a रह गया। 6b माइनस का 3b करेंगे तो प्लस का 3b रह जाएगा, और 3c माइनस का 3c हो जाएगा 0, क्लियर है, ये आ गया। अब दोस्तों और इसका थोड़ा इजी किया जा सकता है क्या, कोई ऑपरेशन लगा लेते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर 0 बना सकते हैं हम। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये r किस में है हमारा, r3 में है ना, r3 में है, तो r3 में है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर r3 टेंस टू r3 माइनस का, इसमें 3 का गुना करेंगे, किसमें 3 का गुना करेंगे रो 2 में, और r3 से घटा देंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, अब जो देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा, देखो पहले रो में तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, a प्लस बी जैसे का वैसा, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, और दूसरी रो में भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये भी आ जाएंगे एज इट इज 2a प्लस बी, ठीक है। लेकिन रो 3 में हम चेंज कर रहे हैं, रो 3 माइनस 3r2 कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पर इसमें 3 का गुना है, ठीक है, 3 का गुना करेंगे 3a माइनस 3a ये हो जाएगा 0, यहाँ पर तो 0 पहले से ही है, क्योंकि 0 माइनस 3a करेंगे तो वो तो 0 ही रहना है। और यहाँ पर देखो 7a माइनस 3 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6a, ठीक है, 7a माइनस 6a कितना a बचेगा, और 3b माइनस 3b ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसकी इजी बना लिया ये रो ऑपरेशन लगा के। अब भैया इसका एक्सपेंशन कर दो, ठीक है, एक्सपेंड अलोंग विथ, भैया सबसे ज्यादा 0 किस में नजर आ रहा है भैया, इस कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 के यहाँ पे अलोंग हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे कॉलम 1 के अकॉर्डिंग। देखो अब क्या होगा, तो अब जो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू में देखने को मिलेगी हमें, तो भैया इसके लिए तो 0 0 ही मिलना है, इनके लिए तो इसके लिए a के लिए निकाल लेते हैं, तो इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ के जो बचा है ये वाला, इसको कैलकुलेट करो, a इंटू ए स्क्वायर माइनस का 0, क्योंकि 0 इंटू 2a प्लस b 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर बचेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, अब a इंटू में a स्क्वायर माइनस का 0, तो ये क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, और ये मिल जाएगा a क्यूब, यही तो हमारा RHS था, क्लियर है, प्रूफ हो गया यहाँ पर, ये देखो a क्यूब आना था हमारा यहाँ पर, ठीक है, यही हमारा RHS था, क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर डिटर्मिनेंट की सहायता से, ठीक है, ये क्या होता है, तो देखो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट की सहायता से निकालना है, तो जैसे हमारे पास में 3 यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ए बी सी, ठीक है, ए क्या है x1 y1 है, बी क्या है x2 y2 है, सी क्या है कोऑर्डिनेट x3 y3 है, सी की कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ये रहा इसका ए बी सी, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पे है x2 y2, सी पे है x3 y3, तो इसका जो एरिया निकाला जाता है इस फार्मूला से निकाला जाता है, ठीक है। इसमें आपको ये डबल जो नजर आ रहा है ना, ये अंदर वाले का तो डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं हम, लेकिन ये बाहर वाला इसका ये क्या है, मॉडुलस है। क्यों भाई, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है,
जो हमारा डिटरमिनेंट होता है वो तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने यहाँ पर ये अंदर वाला क्या है, डिटरमिनेंट है, और बाहर में जो लगाया है वो उसका मॉडुलस है, एरिया का मॉडुलस है, ठीक है। तो अब देखो इस फार्मूला का सहायता से हम किस प्रकार से एरिया फाइंड कर सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लेना है आपको, कुछ नहीं है भैया, जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक पहली रो में हम x1 y1, फिर दूसरी रो में दूसरे कोऑर्डिनेट x2 y2, तीसरी रो में तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3, और लास्ट में तो भैया जो कॉलम 3 रहेगा उसमें जो 1 1 1 1 लेना है, ठीक है। अब ये एरिया अब ट्रायंगल का जो फार्मूला है किस प्रकार से यूज करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका रिमार्क्स क्या है भाई, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है एरिया, इसलिए हम इसका मॉडुलस लेते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं डिटरमिनेंट की इसमें। इफ एरिया गिवन इज पॉजिटिव, जो है इसका बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है। तो एरिया हमें पॉजिटिव लेना है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द, अगर मान लो भाई इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकलेंगी, ये एरिया जो निकलेगा वो अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि वो तीनों के तीनों जो कोऑर्डिनेट है वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब देखो, अब एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा रहा क्या, ठीक है, यहाँ पर पेन ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखो ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके कोऑर्डिनेट दिए 3 8, इसके बी के कोऑर्डिनेट दिए -4 2, सी के कोऑर्डिनेट दिए 5 और 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई। तो भैया इसका फार्मूला लगा लो, पहले तो फार्मूला लगा लो। क्या होता था, ट्रायंगल का जो एरिया होता है यहाँ पर 1/2 x1 जो y1 और 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हमारा फार्मूला है। इसमें हम कोऑर्डिनेट की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर हमने वैल्यू यहाँ पर ले रखी है, इसकी वैल्यू पुट कर दी इसमें फार्मूला में। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर 1/2 क्या है हमारे पास में, x1 3 8 है, क्या 3 8 है ना, 3 8 -4 2 5, 5 के साथ में कितना 1 है, क्या 5 1 है, और लास्ट में कॉलम 3 में तो 1 1 लेना ही है हमें। अब इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंशन करो भाई 1/2। एक्सपेंशन कैसे करें, एक्सपेंड अलोंग विथ, किसी भी इसके अलोंग में यहाँ पे इसका एक्सपेंशन ले लो, अलोंग विथ R1 के सापेक्ष ले लेते हैं हम, यानी कि रो 1 के अकॉर्डिंग। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3, और देखो इस 3 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो हमें इसके रो और कॉलम को छोड़ के जो बचा है 2 × 1 2 माइनस का 1, ठीक है, 2 - 1 1 मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। फिर हमें इस यहाँ पर -8 लेना पड़ेगा, और इसकी रो कॉलम को छोड़ो इस 8 की, तो हमें क्या मिलेगा, -4 का यहाँ पे इंटू हो जाएगा और 5 का यहाँ पर, तो -4 - 5, ठीक है, कितना मिलेगा, -4 - 5 माइनस का 9 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का 1, ठीक है, प्लस का ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब इस 1 के लिए इसकी रो कॉलम को छोड़ के क्या बचेगा, -4 × 1 4 माइनस का 10, ठीक है, तो माइनस का 14 देखने को मिलेगा यहाँ पे, कितना -14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो सिंपल। ट्रायंगल का जो यहाँ पे एरिया 1/2 इजिकल टू कितना देखने को मिलेगा, 3 × 1 3 माइनस का, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, 8 × 9 72, फिर ये माइनस का कितना हो जाएगा 14, माइनस का 14, ठीक है भाई। ट्रायंगल का एरिया 1/2 72 माइनस, देखो -14 + 3 कितना, माइनस का 11, 72 - 11 कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया 1/2 72 - 11 61, ठीक है। यानी कि क्या देखने को मिला, 61/2 इसका एरिया देखने को मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इस फार्मूला का यूज करके बस एक्सपेंड कर देना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है इसकी डिटरमिनेंट को। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स किस प्रकार से किसी भी डिटरमिनेंट के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। पहले तो माइनर्स क्या चीज़ है इसको समझो। तो दोस्तों जो माइनर्स होता है ना, वो किसी भी डिटरमिनेंट का स्मॉलर मैट्रिक्स होता है, रिमेन्स आफ्टर द डिलीटिंग। जैसे हम क्या करते हैं इसमें कि कोई ith रो एंड jth कॉलम के लिए, एलिमेंट के लिए, उसकी रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। जिस प्रकार से हमें अभी एक्सपेंड कर रहे थे ना, उसी प्रकार से माइनर को भी निकाला जाता है, ठीक है। तो पहली चीज, इसको माइनर, जैसे मान लो कोई एलिमेंट्स है aij, तो इसका माइनर क्या हो सकता है mij, ठीक है। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है।
जैसे कोई एलिमेंट्स है A12 तो इसका माइनर क्या हो जाएगा M12, क्लियर है। कोई एलिमेंट्स है Aij तो इसका माइनर क्या हो जाएगा Mij। अब इसको ये निकलेगा कैसे, इसको देखने के लिए आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि भैया माइनर्स निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए जैसे कुछ रिमार्क्स दिया है पहले यहाँ पे कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इंटू एन, यहाँ पर जो है ना ऑर्डर इसका n होना चाहिए माइनर का, और ये n की वैल्यू n ग्रेटर और इक्वल टू 2 होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 ऑर्डर के लिए। जैसे डिटर्मिनेंट का अगर ऑर्डर n-1 है तो जो यहाँ पर जो इसका माइनर का यहाँ पर ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, n बनेगा, ठीक है। अब पहली चीज माइनर निकालना सीखते हैं कि माइनर निकाला कैसे जाता है। जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया है ये, इसके लिए मान लो इसके एलिमेंट 6 के लिए, जैसे ये यहाँ पर दिया है 6, इस 6 के लिए अगर आपको माइनर निकालना है तो कैसे निकलेगा। पहली चीज तो 6 यहाँ पर देखो, 6 जो एलिमेंट्स है वो रो 2 और कॉलम 3 में देखने को मिल रहा है, यानी कि एलिमेंट्स कौन सा है A23। इस A23 के लिए हमें माइनर जो निकालना पड़ेगा वो M23 निकालना है, ठीक है। देखो एलिमेंट 6 के लिए एलिमेंट 6 कौन सा है हमारा A23 है, यानी कि रो 2 और कॉलम 3 में है। इसका जो माइनर बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो माइनर बनेगा वो बनेगा M23। अब M23 फाइंड कैसे करें, तो भैया इसकी जो रो और कॉलम है ना इस 6 एलिमेंट्स के लिए उसको डिलीट करो, बचा क्या 1 2 7 8, ठीक है। तो इस 6 एलिमेंट्स के लिए इसके अगर माइनर निकालना है आपको तो यहां पर M23 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 7 8 का। यहां पर इस डिटरमिनेंट को निकालना पड़ेगा, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो, ये कितनी हो जाएगी 8, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 1 इंटू 8 8 माइनस का 7 इंटू 2 माइनस का 14, 8 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस का 6। तो यहां पर जो इसका माइनर निकलने वाला है M23, ठीक है, जो एलिमेंट 6 था हमारा A23, इसका जो माइनर M23 निकलेगा वो कितना निकलेगा माइनस का 6। किस प्रकार से निकाला जाता है, क्लियर है। ऐसे अगर मान लो आपको यहाँ पे निकालने के लिए जाए कि इस 8 के लिए निकाल लो, 8 पहली चीज है कौन सा एलिमेंट्स मतलब 3 रो 3 में आता है, कॉलम 2 में आता है, यानी कि A32 है ये। अब इस A32 के लिए आपको माइनर निकालना है तो M32 निकालना पड़ेगा, और M32 निकालने के लिए इसकी रो और कॉलम को आप डिलीट करो, बचा क्या 1 4 3 6। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो M32, यानी कि इसका माइनर निकालने के लिए आपको इस 1 4 3 6 इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। ये कैसे होती है 1 इंटू 6, 6 माइनस का 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ पर माइनर में साइन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी स्केलर वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी 6 माइनस 12 कितना होता है, ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पर माइनस की जो हमारी माइनर निकली ना वो कितनी निकली माइनस का 6 से निकली। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, किस प्रकार से माइनर निकालना है क्लियर है। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे इस 4 के लिए निकालना है, 4 की कैसे निकलेंगी, ये कौन सी रो में है, रो 2 में है, कॉलम 1 में है। A21 की वैल्यू के लिए आपको माइनर निकालना है तो M21 निकालना है। M21 कैसे निकलेगा, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करो, बचा क्या भाई, बचा क्या हमारे पास में 2 3 8 9 बचा है। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या निकल जाएंगी 2 इंटू 9 करो, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, माइनस का 8 इंटू 3 करो 24, कितना आ जाएंगे माइनस का 6, क्लियर है। तो इसकी तो यहाँ मैंने 3 के लिए निकाली, 3 एलिमेंट्स के लिए निकाल चुके हैं माइनर, जिसमें सबकी माइनस 6 ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी माइनस 6 आएंगी, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर माइनर निकल सकता है, ठीक है। तो माइनर निकालना क्लियर हो गया। को फैक्टर्स देखो भाई, को फैक्टर्स क्या चीज है, तो दोस्तों को फैक्टर निकालने के लिए यहां पर को फैक्टर यानी कि यहां पर जो हमने माइनर निकाला ना उस माइनर का साइन देखा जाता है। मतलब यहां पर जो i और j है हमारा, ठीक है, इसमें देखा जाता है कि i प्लस j का जो सम है वो -1 टू j पावर में i प्लस j का सम वो ऑड है या इवन है। -1 जो यहाँ पर i प्लस j का सम है वो ऑड है या इवन है, उस पर डिपेंड करेगा साइन। अगर -1 टू j पावर अगर ये इवन आ जाए, ठीक है, इवन यानी कि 2 4 6 8 कुछ भी आ जाए, तो ऐसे में तो ये कितना देगा हमें पॉजिटिव 1 देगा। और अगर ये i प्लस j का जो सम है वो अगर ऑड अगर आता है, यानी कि -1 टू j पावर ऑड अगर आ गई, तो ऐसे में ये -1 देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो माइनर है किसी भी एलिमेंट्स का उसकी जो साइन है वो यहाँ पर डिसाइड होती है। तो यहाँ पर जो कोफैक्टर्स का जो फार्मूला बनता है, कोफैक्टर्स इजिकल टू क्या बन जाएगा Cij, किस कोई एलिमेंट्स के लिए हम निकालने जा रहे हैं कोफैक्टर, तो -1 टू ज पावर i प्लस j इंटू में जो माइनर है हमारा
उस एलिमेंट्स का उसका यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको आप एग्जांपल से समझो कैसे निकलेगा। पहली चीज तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि भाई पहला जो हमारा एलिमेंट्स है यहाँ पर A11 है, A12 है, A13 है, तो भैया 1 + 1 जो हमारा इवन है तो यहाँ पर पॉजिटिव आया। 1 और 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये 3 यानी कि ऑड यानी कि नेगेटिव आया। 1 + 3 4 यानी कि और इवन है तो यहाँ पर पॉजिटिव आया। इस प्रकार से ये जैसे अल्टरनेट में चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्टरनेट में चलता है और वो इस प्रकार से आई और जे की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये आई प्लस जे का जो सम है वो ऑड है या इवन। क्लियर है। एग्जाम्पल से समझो कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे हम। भैया कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको जो उसका क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकाल लो। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो A11 है, A11 क्या है हमारे पास में 1 है, इसका कोफैक्टर निकाल के बताओ। तो वो कैसे निकलेगा भाई, माइनर निकालो पहले तो इसका माइनर निकालो, इस 1 का माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, A11 का माइनर निकालने के लिए आपको M11 निकालना है। M11 कैसे निकलेगा भाई, इसकी रो और कॉलम को यहाँ पर हमने डिलीट किया, बचा क्या हमारे पास में, बच गया 4 5 8 9, 4 5 8 9। ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, ये 36 माइनस का 8 पंचे 40, ठीक है। 36 माइनस का 40 कितना, माइनस का 4 दे देगा। अब हमारा जो M11 आया वो तो माइनस का 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका हमें तो चाहिए क्या, कोफैक्टर। और कोफैक्टर जैसे हम C11 से रिप्रेजेंट कर दिया इस एलिमेंट्स के लिए, तो वो क्या निकल जाएगा, C11 माइनस 1 टू द पावर I प्लस जे M I जे। तो भैया ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा माइनस 1 टू द पावर 1 + 1 यानी कि 2 इंटू में M I जे जो हमारा M11 निकला है वो क्या माइनस का 4 निकला है। तो यहाँ पर माइनस 1 टू द पावर 2 है यानी कि ये तो क्या है, इवन है, तो -1 क्या देगा हमें, पॉजिटिव देगा। और इंटू में -4 है तो यहाँ पर -4 ही इसका क्या देखने को मिलेगा, कोफैक्टर देखने को मिलेगा। क्या निकल के आएगा इसका कोफैक्टर, पहले तो माइनर क्या निकला था -4, जो इसका कोफैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, -4 ही रहेगा, क्योंकि जो -1 टू द पावर I प्लस जे यानी कि 1 + 1 इवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कोई भी एलिमेंट्स के लिए आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर हम देखने वाले हैं कि जो क्या करते हैं कि जो हम माइनर्स एंड जो क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। अगर मान लो किसी भी रोज या कॉलम के एलिमेंट से हम कोफैक्टर्स का यहां पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं, तो हमें उनका सम क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार से इसके जो कोफैक्टर्स है, मान लो कोई कोफैक्टर्स निकले किसी भी रो और कॉलम के, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी रोज, जैसे किसी भी रो और कॉलम के अगर कोफैक्टर निकाले हम और उसका मल्टीप्लाई करें किसी भी रो और कॉलम से, तो वो उनका सम हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने से पहले तो माइनर निकालना पड़ेगा, तो माइनर निकाल लो, ठीक है। तो इसके माइनर निकालते हैं हम सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट के लिए। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, देखो M11 इस A11 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसकी रो कॉलम को छोड़ के, ठीक है, इसकी रो कॉलम को छोड़ो, तो यहाँ पर 0 × -7 0 ही हो जाएगा, और माइनस का 5 × 4 -20, ठीक है। तो यानी कि M11 कितना देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा हमें -20, ठीक है। फिर हम इस M12 निकालेंगे, ठीक है, किसके लिए, इस A12 के लिए, तो वो कितने देखने को मिलेगा, इसकी रो और कॉलम को आप जब छोड़ोगे तो क्या देखने को मिलेगा, 6 × -7 यानी कि -42, और कितना -4 यानी कि माइनस का कितना देखने को मिलेगा यहाँ पर, -46। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम यहाँ पे निकाल लेंगे M13 किसके लिए, इस 5 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इस 5 के लिए हम M13 निकाल रहे हैं, तो इसकी रो कॉलम को छोड़ के क्या बचा आपके पास में, 6 × 5 30 -1 × 0 0, यानी कि 30 - 0 कितना, 30 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर M13 कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। ऐसे ही फिर हम क्या निकालेंगे, M21 निकालेंगे A21 के लिए, तो वो कितना देखने को मिलेगा। तो ऐसे दोस्तों आप निकाल सकते हैं इसके माइनर हर एक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे A21 के लिए निकाल रहा है यानी कि 6 के लिए निकाल रहा है ना, तो इसकी रो कॉलम को छोड़ो
और इस -3 का -7 के साथ में मल्टीप्लाई करो तो 21 माइनस का 25, 21 माइनस का 25 आपको माइनस का 4 देखने को मिलेगा यहाँ पर, कितना माइनस का 4। ठीक है, ऐसे ही फिर M22 निकालो A22 एलिमेंट्स के लिए, A22 0 है। ठीक है, तो 0 इस एलिमेंट्स के लिए जब इसका माइनर निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी रो कॉलम को छोड़ के क्या बचेगा, 2 इंटू माइनस का 7 माइनस का 14 और माइनस का 5, -14 -5 माइनस का 19 आ जाएगा। इसका माइनर कितना आ जाएगा, माइनस का 19। ठीक है, ऐसे ही M23 निकालो भाई, तो ऐसे निकाल के आप हर एक एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये M23 आपका निकल के क्या आएगा, ये आने वाला है दोस्तों प्लस का 13। ऐसे ही जब अगले जो एलिमेंट्स M31 निकालेंगे आप, तो वो क्या निकलेगा, वो निकलने वाला है माइनस का 12। M32 निकलेगा क्या, माइनस का 22। कैसे निकालना है हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। M33 क्या निकलने वाला है, M33 निकलने वाला है प्लस का 18। अब दोस्तों निकलना कैसा है, जैसे हमने पहले ही देख लिया, M33 यानी कि भैया इस -7 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ो और जो बचा है इस 2 इंटू 0 करो, यानी 0 माइनस का 6 इंटू -3 यानी कि माइनस का 18। ठीक है, और माइनस बाहर भी था तो माइनस इंटू -18 प्लस का 18 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है, ये प्लस का 18 आया। ऐसे ही हर एक एलिमेंट्स का आप निकाल सकते हैं माइनर। हमने माइनर हर एक एलिमेंट्स के लिए निकाल लिए हैं, हम इसका को फैक्टर निकालते हैं अब। को फैक्टर, ठीक है भाई, को फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे को फैक्टर जो अब निकालेंगे हम यहाँ पर, क्या होने वाले इसके को फैक्टर देखो अब। ठीक है, तो यहाँ पर जो को फैक्टर होने वाले हैं, जैसे M11 के लिए जो को फैक्टर हो जाएगा 1 + 1 2, यानी कि ये तो इवन दे रहा है, इवन दे रहा है यानी कि नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा इसके को फैक्टर में। C11 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, माइनस का 20 ही रहेगा। ठीक है, वो फार्मूला आपको ऑलरेडी लिखा दिया है को फैक्टर का क्या है। ऐसे C12 निकालना है, 1 + 2 यानी कि ये ऑड दे रहा है, ऑड दे रहा है यानी कि माइनस एक पहले से और एक माइनस मिलके ये प्लस का 46 बन जाएगा। ऐसे ही C13 कितना, 1 + 3 4, ये ऑड है, ये इवन है, 1 + 3 तो है ना, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ऑड वाले में कोई भी चेंज नहीं करते हैं अपन उसके साइन में, जैसे ही हमारा नहीं, इवन वाले में चेंज नहीं करते हैं। इवन अगर आ जाती है तो इवन वाले में चेंज नहीं करेंगे, ऑड अगर आती है इनका सम, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इसके साथ में। ठीक है, ऐसे ही C21 निकालना है, 2 + 1 कितना 3 आ रहा है, 3 यानी कि ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है यानी यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और -4 है और माइनस करेंगे तो कितना प्लस का 4 दे देगा ये। ठीक है, इस प्रकार से अगर हर एक एलिमेंट्स के लिए आप निकालोगे तो ये कितना देखने को मिलता है, यहाँ पर C22 कितना हो जाएगा, C22 4 है, 4 यानी कि इवन, इवन में कोई भी चेंज नहीं होगा, माइनस का 19 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे M23 के लिए प्लस का 13 है, यानी कि C23 कितना हो जाएगा, माइनस का 13। ऐसे C31 कितना हो जाएगा, C31 हमारा हो जाएगा कितना, माइनस का 12। C32 कितना हो जाएगा भाई, 3 + 2 5, 5 हमारा ऑड होता है, ऑड में यहाँ पर चेंज हो जाएगा साइन, माइनस का 22 प्लस का 22 बना देगा। ठीक है, समझ गए ना, ऑड वाले में चेंज करना है, इवन वाले में ज्यों के त्यों रहेगा साइन माइनर का। ठीक है, प्लस का 18 है, 3 + 3 कितना इवन है, इवन में क्या चेंज नहीं होता है ना, प्लस का 18 ही रहेगा। ये मामला क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं हम। अब जो हमारे पास में को फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, को फैक्टर्स हमने सारे निकाल लिए हर एक एलिमेंट्स के लिए, तो अब यहाँ पर कोई भी रो के या कॉलम के आप क्या ले सकते हैं, को फैक्टर्स का यहाँ पर किसी भी रो में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सम 0 मिलना चाहिए। तो भैया करके देखो ना, करके देखो तब तो समझ में आएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं हम यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब A11 हमारा ये जो है 2 है। ठीक है, A31 क्या है, A31 देखो, A31 दोस्तों ये जो A है ना कैपिटल वाला, ये को फैक्टर ही है, इसको चेंज कर लो पहले तो, C31 C32 और C33। ठीक है, हमने यहाँ पर C से रिप्रेजेंट किया है इसलिए उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो C31 देखो कहाँ है, C31 है हमारा माइनस का 12 है। ठीक है भाई, माइनस का 12 है, प्लस में फिर कितना आ जाएगा, A12 कितना है, माइनस का 3 है, और C32 कितना है, C32 देखो, C32 कितना है, प्लस का 22 है। ठीक है, 22 है, और ये प्लस का A13 हमारा है 5, और फिर दोस्तों
C33 कितना है, C33 देखो 18 है, ठीक है भाई 18 है। कर लो इनका सिंप्लीफाइड कितना, देखो 2 इंटू -12 माइनस का 24, ये कितना माइनस का 66, 18 पंचे 90, ठीक है 24 66, ये भी तो माइनस का 90 दे रहा है, प्लस का 90 जीरो। मामला क्लियर है। किसी भी रो के कोफैक्टर्स को अगर आप किसी भी रो में यहाँ पर एलिमेंट से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनका सम कितना देखने को मिलता है, जीरो देखने को मिलता है। मामला क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, प्रूफ हो गया ना ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो दोस्तों अब देखने वाले हैं हम यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है क्लियर। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है कि कोई भी मान लो हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसे हम एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालेंगे तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं एडीजे ऑफ ए, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये होता ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप कोफैक्टर जो हम निकालते हैं उसका एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और उस कोफैक्टर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो यही क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया था, अभी कोफैक्टर निकाला था, कोफैक्टर से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे उस कोफैक्टर के मैट्रिक्स का, तो वही एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तब देखो क्या स्टेप्स है। सबसे पहले तो भैया कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है, साइन देख लेंगे माइनर का, और फिर उससे एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जिसे कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे और इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे और यही ट्रांसपोज क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। मामला क्लियर है। तो दोस्तों जैसे अब इस एग्जांपल से समझो कि ये कोई ए मैट्रिक्स दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका लिए निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो कैसे निकलेगा भाई, ये देखो ये दिया है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। माइनर निकालो M11, M11 हमारे पास में क्या इसके माइनर निकलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके जो माइनर निकलेंगे यहाँ पर, हमने माइनर किस प्रकार से निकालते हैं वो ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है, कि भैया जो भी एलिमेंट निकाल रहे हैं उसके रोस और कॉलम को छोड़ के डिलीट करेंगे और यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 चौके 24 माइनस का इंटू से -5 इंटू 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं, हम ऑलरेडी पहले पिछले वाले सवाल में कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके जो भी माइनर आते हैं वो उसको लिखते हैं। तो M11 हमारे पास में 24 आएगा, M12 आने वाला है दोस्तों -5, ठीक है। कैसे निकालना है हमने ऑलरेडी पहले पिछले सवाल में डिटेल में सीख लिया है, ठीक है। अभी अब देख लो कि क्या क्या इसके माइनस आएंगे। जो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख रहे हैं, हम माइनर निकालना नहीं सीख रहे हैं अभी, यहाँ माइनर निकालना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो M21 कितना आएगा, 12 आएगा इसके लिए। M22 जो आएगा इसका 3 आएगा। M23 जो आएगा दोस्तों वो आने वाला है इसका -2। M31 जो आने वाला है वो आने वाला है इसका -2, ठीक है। और M32 दोस्तों इसका 5 आएगा, M33 4 आएगा, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर्स में हम साइन देख लेते हैं भाई, ऑड इवन के हिसाब से, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो देखो आप यहाँ पे इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए इसका C11 कितना पॉजिटिव है, कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब इसका इवन है, कोई भी चेंज नहीं होगा। C12 ऑड है, चेंज हो जाएगा साइन, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ऑड इवन देख के आप साइन चेंज करते रहो। 13 C13 1 + 3 4 है, 4 यानी कि इवन है, कोई भी चेंज नहीं होगा, -4 ही रहेगा। साइन की चेंज करने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ही C12 में, ठीक है, ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ये C21 है, ठीक है, और ये C22 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा हमारे पास में, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। और ये वाला C23 ये इसमें क्या हो जाएगा, चेंज होगा क्या, हाँ इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑड है इसलिए। C31 इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। और C32 में यहाँ पर चेंज हो जाएगा -5, C33 में यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। मामला क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पहले। अब इस कोफैक्टर से हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है भाई, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसे हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वही एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। बना लो भाई, वो कैसे बनती है कोफैक्टर का मैट्रिक्स। उसमें दोस्तों ये वाले एलिमेंट्स आते हैं, C11 C12 C13, ऐसे C21 C22 C23, ऐसे C31 C32 और C33। क्लियर है, इसमें वैल्यू पुट कर दो आप डायरेक्ट, ठीक है। क्या वैल्यू देखने को मिलेंगी इसकी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे 24 C12 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको -5, ठीक है, और इसकी -4, और यहाँ पर जो बनेगा -12 और 3 2
और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएंगी -2 -5 और 4। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनता है ना, इस कोफैक्टर की वैल्यू हमने पुट कर दी है उसमें, इसका ट्रांसपोज ले लो, वही एडजॉइंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए? कोफैक्टर जो मैट्रिक्स बना है इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज, तो वही एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा ये? तो दोस्तों ये देखने को मिलता है कि भाई रो का कॉलम में बदल दो बस, जो हमारी रो 1 है वो कॉलम 1 बन जाएगी, रो 2 कॉलम 2 बन जाएगा, रो 3 हमारा कॉलम 3 बन जाएगी। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा 24 5 माइनस का 4 -12 3 2। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा हमारा -2 -5 और 4। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इस प्रकार से बस आपको ये स्टेप्स याद रखना है कि भाई माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा, मैट्रिक्स का हम उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, वही यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। मामला क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थ्योरम नंबर 1 क्या कह रही है? देखो अब ये बोल रही है कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो अगर हम ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का एक मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। ठीक है, अगला क्या है? डेफिनेशन। देखो ये क्या बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कोई ए है, इज सेड टू बी ए सिंगुलर। जिसे हम सिंगुलर कब बोलेंगे ए को? तो सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे अगर इसका डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा वो। ठीक है, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इसे नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे? तो अगर हम उसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर कहलाता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 सिंगुलर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। थ्योरम 2 क्या बोल रही है? इफ ए एंड बी आर आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, देन ए बी और बी ए जो है ना, वो यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे सेम ऑर्डर के। मामला क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हमारे पास में, अगर वो इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल तभी हो सकता है अगर इफ एंड ओनली इफ ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही उसे हम बोलेंगे कि वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मतलब भैया उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी मैं उसे बोलूंगा कि वो एक नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तब वो इन्वर्टिबल भी हो सकता है। ठीक है, मामला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी डिटरमिनेंट्स के कॉन्सेप्ट थे सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अब लास्ट हमारा है ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना बचा है। ठीक है, इसको हम कल करने वाले हैं, जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और जो दूसरी चीज इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, क्या इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है दोस्तों? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको अब ये बचा वाला जो हमारा सिर्फ 5-10 मिनट का टॉपिक बचा है, इसको हम कल हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं 2015 से लेके 25 तक। ठीक है, तो इसमें आपके बस 2 सवाल क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं आपको। लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है और इनवर्स मैट्रिक्स को किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।